हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 के एनसीईआरटी बुक की केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर में हैं हम। सेकंड चैप्टर का नाम है विलियन सॉल्यूशन। इस चैप्टर के अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है, ये कुछ पॉइंट्स हैं। तो इसके अंदर हमको विलियन और इसके प्रकार, विलियनों की सांद्रता व्यक्त करना, गैसों की विलेयता, ठोस विलियन, ठोस पदार्थ के द्रव में विलियन तथा उसके वाष्प दाब। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे राउल्ट का नियम है, विलियन के वाष्प दाब का राउल्ट का नियम है, और अवाष्पशील अवयवों वाले विलियनों के लिए राउल्ट का नियम। ठीक है। थर्ड पॉइंट है आदर्श और अनादर्श विलियन। और छठवां वाला जो है अणुसंख्यक गुणधर्म तथा आणविक द्रव्यमान की गणना करना। तो इसके अंदर भी कुछ पॉइंट्स है, इनके अणुसंख्यक गुणधर्म और इन्हीं के आणविक द्रव्यमानों की हम गणना करेंगे। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण तथा परासरण दाब। ठीक है। इसके बाद हम इस चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे इससे रिलेटेड। ठीक है। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन मतलब विलियन, तो उसी के बारे में जान लेते हैं कि विलियन है क्या। तो विलियन एक ही अवस्था में कम से कम दो पदार्थों का एक समांगी मिश्रण है। ठीक है। एक ही अवस्था में कम से कम दो पदार्थों का समांगी मिश्रण है। तो सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर कंपोज्ड ऑफ एटलीस्ट टू सब्सटेंस विच मेक अ सिंगल फेज। ठीक है। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस का मतलब क्या है? ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एक बीकर है, ठीक है, या फिर एक गिलास है, उसमें हमने क्या कर दिया, एक चम्मच नमक घोल दिया। ठीक है। एक चम्मच नमक घोल दिया। अब अच्छी तरह से घोलने के बाद हम क्या करेंगे, जब वो अच्छी तरह से घुल जाए तो उसमें से एक चम्मच निकाल के हम उसको थोड़ा सा पीकर देखेंगे। ठीक है। तो क्या होगा, हमको नमकीन लगेगा। ठीक है। हम मतलब नमकीन लगेगा। उसके बाद हम उस चम्मच के पानी को फेंक देंगे। फिर हम मतलब जितनी बार भी हम उसको टेस्ट करेंगे तो उसका स्वाद तो वैसा ही होगा। ऐसा थोड़ी ना कि हमने उससे पानी निकालते गए तो उसमें जो नमकीन की जो मात्रा है, नमक की जो मात्रा है वो कम होती जाएगी। ऐसा तो नहीं है। मतलब एक पूरे संपूर्ण विलयन में उस नमक की जो सांद्रता है वो बराबर है ना। मतलब अगर हम यहाँ के पानी को भी लेकर करेंगे, यहाँ के पानी को लेकर भी टेस्ट करेंगे तो सबका टेस्ट क्या हो जाएगा, समान आएगा। ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, ये जो है मैंने इसको एग्जाम्पल के थ्रू बताया, ये तो हो गया नमक का विलयन। अब विलयन में दो तरह की चीजें होती हैं, दो तरह के अवयव होते हैं। क्या क्या होते हैं? एक सॉल्वेंट जिसको विलायक कहते हैं, और एक होता है सॉल्यूट जिसको विलेय कहते हैं। ठीक है। तो इसमें सॉल्वेंट क्या था, पानी है। ठीक है। पानी क्या है, एक विलायक है, सॉल्वेंट की तरह है। ठीक है। क्योंकि हमने उसको क्या किया, नमक को उसमें घोला। ठीक है। तो पानी क्या है, इसमें विलायक है। ठीक है। और हमने कौन से पदार्थ को घोला है, तो नमक को घोला है। तो नमक क्या हो जाएगा, हमारा विलेय है ना। नमक क्या हो गया, हमारा विलेय, सॉल्यूट है। ठीक है। तो जिस पदार्थ को घोला जाता है और जिसकी मात्रा क्या होती है, कम होती है, जैसे इसमें नमक की मात्रा 1 चम्मच थी। ठीक है। तो जिसकी मात्रा कम होती है विलयन के अंदर वो क्या कहलाता है, ठीक है, सॉल्यूट कहलाता है, विलेय कहलाता है। और जिसकी मात्रा जो है विलयन में अधिक होती है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। ठीक है। तो आप लोगों को परिभाषा समझ में आ गई होगी कि विलयन में अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अवयव क्या कहलाता है, विलायक कहलाता है। और विलयन में कम मात्रा में पाया जाने वाला जो अवयव होता है उसको क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं। जैसे कि अगर हम इसमें 20% एल्कोहल बोले, ठीक है, तो एल्कोहल को घोले हैं हम, किसमें घोले हैं, 80% हम जल में घोल दिए। ठीक है। तो किसकी मात्रा अधिक है, इसकी, जल की मात्रा क्या हो गई, अधिक है, तो जल क्या हो गया, विलायक हो गया। किसको घोले हैं हम, 20% एल्कोहल को। ठीक है। तो एल्कोहल क्या हो गया, विलेय हो गया, और जल क्या हो गया, विलायक हो गया। ठीक है। इसकी मात्रा कम है और इसकी मात्रा ज्यादा है। ठीक है। अब देखते हैं कि सॉल्यूशन के कितने टाइप होते हैं। ठीक है। सॉल्यूशन के टाइप जो है दो आधार पर दिया गया है। एक जो है भौतिक अवस्था के आधार पर और एक है सांद्रता के आधार पर। तो भौतिक अवस्था के आधार पर, फिजिकल स्टेट के आधार पर ये 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप हैं, गैसीय विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन। ठीक है। ये 3 टाइप हैं। तो गैसीय विलयन किसे कहते हैं, जब किसी विलयन को गैसीय अवस्था में प्राप्त किया जाए। ठीक है। ऐसा सॉल्यूशन, ऐसा विलयन जिसको हम कौन सी अवस्था में प्राप्त करेंगे, गैसीय अवस्था में, तो उसे क्या कहेंगे, गैसीय विलयन कहेंगे। ऐसा विलयन जिसको हम कौन सी अवस्था में प्राप्त करेंगे, द्रव वाले अवस्था में। ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे, द्रव विलयन कहेंगे।
ऐसा विलयन जिसको हम ठोस अवस्था में प्राप्त करेंगे तो इसको हम ठोस विलयन कहेंगे। ठीक है, ठोस विलयन कैसे, ठोस ठोस को मिला दिया ऐसा वाला है। तो जैसे कि आप लोगों ने मिश्र धातु को देखा होगा, ठीक है, मिश्र धातु को देखे हैं, तो मिश्र धातु में क्या है, दो ठोस पदार्थों का कंपोजिशन होता है, जैसे जिंक को कॉपर से मिला दिया, ठीक है, और कुछ कुछ चीज़ों को मिलाकर हम मिश्र धातु बनाते हैं। तो उस तरह से ये ठोस विलयन, ठीक है। तो जिस विलयन का जो अवस्था गैसीय हो तो उसको गैसीय विलयन कहते हैं। और हाँ, इसमें कोई भी हो, ठीक है, विलेय कोई भी हो, लेकिन विलायक क्या होना चाहिए, गैस होना चाहिए। जैसे कि अगर गैस विलेय है तो विलायक क्या है, गैस, ठीक है। अगर द्रव विलेय है तो विलायक क्या होगा, गैस ही होगा। और अगर ठोस विलेय है, ठीक है, ठोस को हम किस में मिला रहे हैं, गैस में, मतलब कि इसकी जो अवस्था है कैसी होगी, गैसीय ही होगी, ठीक है। तो ऐसा विलयन जिसको हम किस अवस्था में प्राप्त करते हैं, गैसीय अवस्था में प्राप्त करते हैं। उसी तरह द्रव है, तो द्रव में अगर हम गैस को मिलाएं, ठीक है, तो भी हमको द्रव प्राप्त होगा। और अगर हम द्रव में द्रव को मिलाएंगे तो भी हमको द्रव प्राप्त होगा। और अगर हम ठोस में द्रव को मिलाएंगे, जैसे कि नमक पानी है या फिर शक्कर पानी है, तो उस तरह से कोई सा भी हो, हमको अवस्था कौन सी प्राप्त होनी चाहिए, द्रव अवस्था, ठीक है। तो उसी तरह ठोस वाला का भी सेम है। तो इस तरह से क्या है, भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार, ठीक है। अगला है सांद्रता के आधार पर विलयन का प्रकार। अब देखते हैं सांद्रता के आधार पर कैसे विलयन को डिवाइड किया गया है। तो पहला है सांद्र विलयन, दूसरा तनु विलयन, तीसरा होता है संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन, ठीक है। तो देखिए, सांद्र विलयन किसे कहेंगे, जिसमें विलेय की मात्रा क्या हो, अधिक हो। ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है। हमने अगर एक गिलास पानी लिया, उसमें 8-10 चम्मच क्या कर दिए, हमने नमक घोल दिए, ठीक है, तो उसमें नमक की मात्रा क्या होगी, बहुत ज़्यादा हो गई, ठीक है। तो अब जब क्या हो, विलेय की मात्रा अधिक हो, तो उस तरह का विलयन क्या होता है, सांद्र विलयन कहलाता है। और जैसे देखिए, जिसमें विलेय की मात्रा कम हो तो उसे क्या कहते हैं, तनु विलयन, मतलब जिसमें विलायक की मात्रा ज़्यादा हो और विलेय की मात्रा कम हो, तो इस तरह का जो सोल्यूशन बनता है उसे क्या कहते हैं, हम डाइल्यूट सोल्यूशन कहते हैं, तनु विलयन कहते हैं, ठीक है। संतृप्त विलयन किसे कहेंगे, ऐसा विलयन जिसमें निश्चित ताप पर क्या होता है कि विलेय और अधिक मात्रा में नहीं घोली जा सकती, ठीक है। हम क्या है, एक लिमिटेशन पे ही हम विलेय को घोल सकते हैं और अधिक मात्रा में हम उसको नहीं घोल सकते, तो उसे क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। तो देखिए, संतृप्त विलयन ऐसा विलयन होता है जिसमें हम विलेय की और अधिक मात्रा को घोल नहीं सकते, ठीक है, हम विलेय की और अधिक मात्रा को घोल नहीं सकते। और इसमें क्या होता है कि हम विलेय के और अधिक मात्रा को घोल सकते हैं, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, हम विलेय को घोल सकते हैं। अति संतृप्त में क्या होता है कि ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा, ठीक है, विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन की मात्रा से क्या हो, अधिक हो, ठीक है, इससे थोड़ी सी अधिक हो तो उसे क्या कहते हैं, अति संतृप्त कहते हैं। इसका मतलब क्या है, इजली भाषा में अगर हम बोले तो कि संतृप्त और असंतृप्त के बीच में क्या आएगा, अति संतृप्त, ठीक है। मतलब अगर हम संतृप्त में क्या कह रहे हैं कि विलेय की अधिक मात्रा नहीं घोल सकते, ठीक है, मतलब लिमिटेशन, तो इसमें क्या कहेंगे कि हम विलेय की थोड़ी सी अधिक मात्रा, मतलब इससे थोड़ी सी ज्यादा इसमें हम घोल सकते हैं अति संतृप्त विलयन में, ठीक है। तो अभी हमने जाना विलयन के बारे में और इसके प्रकारों के बारे में। अब हम जानेंगे विलयन की सांद्रता कैसे व्यक्त करें, ठीक है, मतलब एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो इसके लिए हमको मतलब कि देखिए, विलयन है तो विलयन में विलेय की कितनी मात्रा है, विलायक की कितनी मात्रा है। अगर हमको विलयन की सांद्रता को ज्ञात करना है तो हमको पहले उसके विलेय की सांद्रता, इन सब को ज्ञात करने की जरूरत होती है, ठीक है। तो इस तरह से हमको किस तरह से विलयन की सांद्रता को ज्ञात करना है, तो इसके लिए हमको कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। पर इससे पहले हमको उनके संकेतों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो संकेत देखिए, ये है, ठीक है। अभी हम इसमें मोल प्रभाज पढ़ेंगे, नॉर्मलता, मोलरता, जिसको आप लोग 11th में भी पढ़ चुके हो। तो उसके लिए हमको कुछ संकेतों की आवश्यकता होती है जिसको हम डिनोट कर सकते हैं। जैसे कि ए, तो जहाँ पे भी ए दिखाई दिया है उसका मतलब क्या है, वो विलायक, बी मतलब विलेय, डब्ल्यू मतलब, ठीक है, द्रव्यमान या फिर भार,
m मतलब क्या है, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, मतलब कि आणविक द्रव्यमान, ठीक है। n का मतलब होता है मोलों की संख्या, x का मतलब होता है मोल प्रभाज, p मतलब वाष्प दाब, और ये पाई का जो है वो क्या हो जाएगा, परासरण दाब। इस तरह से देखिए WA, ठीक है, तो A मतलब क्या कहा गया, विलायक, तो विलायक का द्रव्यमान, W मतलब द्रव्यमान, तो विलायक का द्रव्यमान, B का मतलब विलेय, ठीक है, और W मतलब द्रव्यमान, तो विलेय का द्रव्यमान। M मतलब क्या है, आणविक द्रव्यमान, तो किसका आणविक द्रव्यमान, A, ठीक है, तो A मतलब विलायक, तो विलायक का आणविक द्रव्यमान, विलेय का आणविक द्रव्यमान। इसी तरह N मतलब मोलों की संख्या, तो A के लिए है तो विलायक के मोलों की संख्या, और B मतलब विलेय के मोलों की संख्या। X मतलब क्या है, मोल प्रभाज, तो मोल प्रभाज के लिए हम किसका यूज करते हैं, X का यूज करते हैं, और A है तो विलायक का मोल प्रभाज, B है तो विलेय का मोल प्रभाज, ठीक है। उसी तरह क्या है, PA मतलब विलायक का वाष्प दाब, और PB का मतलब क्या हो जाएगा, विलेय का वाष्प दाब। ये डेल TB है, ठीक है, B मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो क्वथनांक में उन्नयन के लिए ये सिंबल यूज करेंगे, और TF मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, मतलब कि हिमांक में अवनमन के लिए हम ये सिंबल जो है, तो ये जो है आप लोगों को लिख लेना है कॉपी में, ताकि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो या इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करो तो आपको ये संकेत याद हो, तो आप इजीली से कर सकते हो, ठीक है, फॉर्मूला को लिख सकते हो। अब देखिए इसमें हम सबसे पहले विलेयनों की सांद्रता को व्यक्त करने में हम सबसे पहले मोल प्रभाज, ठीक है, मोल प्रभाज के बारे में पढ़ेंगे, मोल फ्रैक्शन जिसको बोलते हैं, मोल प्रभाज को मोल अंश भी कहते हैं, ठीक है। एक बार अभी मतलब इस ईयर के लास्ट ईयर वाले ईयर में ये क्वेश्चन जो है आया था, मोल अंश किसे कहते हैं, ठीक है, तो इंग्लिश में इसका क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ही होगा, इसलिए मोल फ्रैक्शन इंग्लिश वाले टर्म्स को ज़्यादा जो है ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हिंदी में इसके बहुत सारे मतलब हो जाते हैं, तो जिससे कंफ्यूजन होता है कि ये कहाँ से है, कैसे आया करके, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल प्रभाज के बारे में, तो मोल प्रभाज देखिए क्या होता है, मोल प्रभाज किसी विलयन में एक घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का अनुपात क्या है, मोल प्रभाज कहलाता है, ठीक है। मान लीजिए कि नमक है और शक्कर है, तो ये दो घटक हो गए, अब उसको हमने क्या किया, पानी में घोल दिया, तो उसमें एक घटक के मोल की संख्या, ठीक है, मतलब एक ही घटक के मोल की संख्या और उसमें उपस्थित टोटल घटक, ठीक है, मतलब कि नमक का भी और शक्कर का भी, तो दो घटक लिए हमने, एक नमक लिया, शक्कर लिया, तो क्या हो गया, उसके एक घटक, मान लीजिए नमक के मोलों की संख्या और उस विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, ठीक है, टोटल मतलब नमक और शक्कर दोनों का जो घटक है उनका जो है उनके मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहा गया है, मोल प्रभाज कहा गया है, ठीक है। किसी विलयन में एक घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का अनुपात क्या कहलाता है, मोल प्रभाज कहलाता है। द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल इन द सोल्यूशन, ठीक है, मतलब विलयन के अंदर एक घटक के मोलों की संख्या बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या को हम क्या कहेंगे, मोल प्रभाज कहेंगे, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। तो मोल प्रभाज x मतलब एक घटक के मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, इन दोनों के अनुपात को क्या कहेंगे, हम मोल प्रभाज कहेंगे। या तो फिर आपको ये फॉर्मूला ही याद रखना है, अगर फॉर्मूला याद रहा तो आपको ये बहुत इजीली बन जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला से कैसे परिभाषा हम बोलेंगे कि किसी विलयन के एक घटक की मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं, ठीक है। तो इसको एक समझ लेते हैं एक उदाहरण के द्वारा, जैसे किसी का माना कि कोई घटक है, ठीक है, एक विलयन में हमने A B C तीनों घटक हमने मिला दिया, तो अब उसके मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या को कैसे डिनोट करेंगे, मोलों की संख्या मैं बताई हूँ N, ठीक है। तो अगर हम घटक A के लिए यूज करें तो क्या हो जाएगा Na, अगर B के लिए यूज कर रहे हैं तो Nb, और अगर C के लिए यूज कर रहे हैं तो हम Nc हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह इन तीनों घटकों का अगर मोल प्रभाज ज्ञात करना हो, ठीक है, मोल प्रभाज, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, मोल प्रभाज का सिंबल क्या होता है, x, ठीक है। तो XA अगर A के लिए करेंगे तो XB अगर B के लिए, ठीक है, और अगर C के लिए करेंगे तो हम XC, ठीक है। अगर अब हमको बोला गया है क्वेश्चन में कि आप किसी विलयन के घटक A का निकालिए, क्या निकालिए, मोल प्रभाज निकालिए, ठीक है, घटक A का मोल प्रभाज निकालिए, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, Na, क्योंकि हमको किसके लिए निकालना है, Na के लिए निकालना है, ठीक है।
तो Na ऊपर में रहेगा, बट क्या बोलते हैं हम, कुल मोलों की संख्या। तो अब उस घटक में तो 3 है, उस विलयन में 3 घटक है, तो उसके भी मोलों की संख्या, तो Na प्लस Nb प्लस Nc। ठीक है। इसी तरह अगर हमको B का निकालना हो तो घटक B है, ठीक है, तो उसके लिए मोल प्रभाज क्या हो जाएगा, Xb। और क्या है, घटक B के लिए निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, Nb अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc। उसी तरह अगर हमको घटक C के लिए निकालना है, ठीक है, तो घटक C के लिए भी वही होगा, Nc अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc। ठीक है, तो इस तरह से ये है हमारा। अब देखते हैं कि कोई अगला, देखिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसी मोल प्रभाज से रिलेटेड, कि अगर मोल प्रभाज का क्वेश्चन आया तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक विलियन में मान लीजिए कि 0.200, ठीक है, मतलब कि 0.200 मोल किसका है, ये, ठीक है, मेथिल अल्कोहल का, मेथेनॉल का है, ठीक है, CH3OH का कितना है मोल, इतना है 0.200, ठीक है। अब इसमें एक और है एथाइल अल्कोहल, इसके लिए दिया गया है मोल 0.300, ठीक है, 0.300, ये है एथाइल के लिए, ठीक है, एथिल अल्कोहल के लिए। ये क्या था, मेथिल अल्कोहल के लिए, मेथाइल के लिए था। तो इसमें हमको ज्ञात क्या करना है, एथिल अल्कोहल का बोला है मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए, ठीक है, समझ गए। हमको एथिल और मेथिल दोनों का मोल का संख्या दिया गया है और हमको मोल प्रभाज ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है हमको, ये मेथिल अल्कोहल का ज्ञात करना है, ठीक है, क्वेश्चन समझ गए। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो मेथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या कितनी है, 0.200 मोल, ठीक है, इतनी मोल दी हुई है। और इसी तरह एथिल अल्कोहल की, एथाइल अल्कोहल की कितनी है मोल की संख्या, 0.300, ठीक है, इतना इसका मोल दिया है, दोनों का मोल हमको पता है। अब हमको उसका टोटल मोल ज्ञात करना है, ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, उसका टोटल मोल जो है ज्ञात करेंगे। तो टोटल मोल इन दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा, 0.500 मोल आ जाएगा, ठीक है। अब हमको विलियन का क्या मिल गया है, टोटल मोल मिल गया है, ठीक है, कुल मोल मिल गया है। अब हमको ज्ञात क्या करना है, मेथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका मोल प्रभाज ज्ञात करना है तो हम क्या देखते हैं कि एक घटक के मोलों की संख्या बट्टे में कुल मोलों की संख्या, ठीक है। तो एक घटक, तो ये एक घटक है, हमको इसी का निकालना है, तो हम इसी का वैल्यू ऊपर रखेंगे। तो 0.200 को हमने ऊपर रखा, बटे कुल मोल कितना निकाले, हम दोनों को जोड़ दिए हैं, तो 0.500, ठीक है। तो इन दोनों को क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे, तो हमको क्या निकल जाएगा इसका, ठीक है, एथिल अल्कोहल एथेनॉल का हमको मोल प्रभाज जो है वो निकल गया, ठीक है, इसका मोल प्रभाज निकल गया। तो इस तरह से सॉल्व करना है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, वो तो हो गया 2 कंपोनेंट वाला। अगर हमको 3 कंपोनेंट दिया गया है और उसके अलग अलग मोल प्रभाज ज्ञात करने हैं, उस क्वेश्चन में क्या था कि आपको सिर्फ एक ही का मोल प्रभाज निकालने के लिए बोला गया था। अगर लेकिन ऐसा क्वेश्चन आया कि 3 कंपोनेंट दिए गए, हमको 3 घटक दिए गए हैं, उन तीनों घटक का अगर हमको मोल प्रभाज निकालना है और उसको हमको मोल संख्या भी नहीं ज्ञात है, ठीक है। अगर हमको सिर्फ द्रव्यमान दे दिया गया है, उसमें हमको मोल की संख्या भी निकालनी है और मोल प्रभाज भी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, जैसे कि मान लीजिए इसी तरह का क्वेश्चन है, 12 ग्राम जल, 100 ग्राम एसिटिक अम्ल और 92 ग्राम क्या है, एथाइल अल्कोहल, ठीक है, एथाइल अल्कोहल है, उसमें प्रत्येक घटक का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमको मोल प्रभाज ज्ञात करना है, पर इसमें हमको मोलों की संख्या भी नहीं दी गई है, तो हम पहले क्या निकालेंगे, मोलों की संख्या को पहले निकालेंगे और मोल प्रभाज को बाद में निकालेंगे। इस तरह के क्वेश्चन में जिसमें मोल संख्या ना दिया हो, उसमें पहले हम मोल संख्या निकालेंगे, उसके बाद हम मोल प्रभाज को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों को 3 घटक दिए गए हैं, ठीक है, जल, एसिटिक अम्ल और एथिल अल्कोहल। तो उसको हमने ABC नाम दे दिया, A मतलब जल, B मतलब एसिटिक अम्ल और C मतलब एथिल अल्कोहल। अब इसकी मोल की संख्या क्या होगी, ठीक है, मोल संख्या को N से प्रदर्शित करते हैं, तो जल के लिए क्या हो जाएगा Na, ठीक है, एसिटिक अम्ल के लिए क्या हो जाएगा Nb और एथिल अल्कोहल के लिए क्या हो जाएगा Nc। उसी तरह इन तीनों घटकों के लिए मोल प्रभाज क्या निकल रहेगा, तो XA, XB और XC, ठीक है, इसको पहले आप देख चुके हो। अगर हमको सबसे पहले निकालना है जल के लिए मोलों की संख्या, तो जल के लिए मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, Na इज इक्वल टू जल का द्रव्यमान बट्टे जल का आणविक द्रव्यमान, ठीक है। तो यहाँ पे जल का द्रव्यमान आपको दिया गया है क्वेश्चन में, कितना है, 12 ग्राम है ना, 12 ग्राम दिया है।
तो देखिए कि यहाँ अगर हमको जल के मोलों की संख्या निकालनी है तो कितना दिया है, इसका वेट 12 ग्राम दिया है, ठीक है। जल का द्रव्यमान है 12, जल का आणविक द्रव्यमान, ठीक है, आणविक द्रव्यमान हमको निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 2 धन कितना होता है ऑक्सीजन का 16, तो कितना हो गया 18, ठीक है। तो जल का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, 18 होता है। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमको मोल की संख्या, जल के मोल की संख्या निकलेगी, कितनी निकली है, 0.67 निकली है, ठीक है। अब देखिए एसिटिक एसिड है ना, एसिटिक एसिड के मोलों की संख्या निकालेंगे तो एसिटिक एसिड का द्रव्यमान बटे एसिटिक एसिड का आणविक द्रव्यमान, ठीक है। इसको पूरा लिख लीजिएगा, मैं शॉर्ट में लिखी हूँ। अब देखिए एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH, ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब इसका हम लोगों को आणविक द्रव्यमान निकालना है तो 12 धन 3 धन 12 धन 16 धन 16 प्लस 1, है ना, यही होगा ना। तो क्या हो जाएगा कि 12 3 15, ठीक है, 16, ठीक है, और 16 16 32। तो इस तरह से तो हमें जब इसको टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 60 आ जाएगा, है ना। सबको जोड़ के देख लीजिएगा आप, 60 आएगा। तो हमको 100 को किससे डिवाइड करना है, 60 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1.67 मोल। ये एसिटिक अम्ल का निकला, ठीक है। अब हम देख लेते हैं एथिल एल्कोहल का। अब एथिल एल्कोहल का हमको मोल की संख्या निकालनी है तो एथिल एल्कोहल का द्रव्यमान बटे क्या हो जाएगा, एथिल एल्कोहल का आणविक द्रव्यमान। तो 92 है इसका, है ना, क्वेश्चन में 92 दिया गया है, 92 ग्राम दिया गया है। और इसका एथिल एल्कोहल का अगर निकालें C2H5OH, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि 12 गुणा 2 धन 5 धन 16 धन 1, ठीक है। तो 24 धन 5 धन 16 धन 1, तो कितना हो जाएगा, हम टोटल करेंगे तो 24 25 46 होगा, ठीक है। तो 46 आया, तो 46 को क्या करेंगे, 46 से 92 को हम डिवाइड कर देंगे तो क्या आ गया, हमारा 2 मोल जो है हमको आंसर मिल गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, जल का मोल प्रभाव ज्ञात करना है। अब हम जल का मोल प्रभाव निकालेंगे क्योंकि हमने अभी सबके मोलों की संख्या निकाल ली, ठीक है। अब हमको जल का और एसिटिक एसिड का और एथिल अल्कोहल का हमको सबके मोलों की संख्या निकल गई। अब हम सबका जल का मोल प्रभाव निकालेंगे, मतलब कि सारे का मोल प्रभाव निकालेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं जल का मोल प्रभाव कैसे निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, XA/NA, ठीक है, ए के लिए निकाल रहे हैं, हमारा एक घटक चल रहा है अभी, तो NA/NA प्लस NB प्लस NC, ठीक है। जल का कितना निकाले हैं हम, मोलों की संख्या 0.67, ठीक है, बटे टोटल कुल, ठीक है, बटे टोटल जितने भी विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या, जैसे कि जल का, एसिटिक एसिड का और एल्कोहल का, ठीक है, एथिल अल्कोहल का, इन तीनों को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, फिर इसके साथ इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, इतना हमको आंसर जो है मिलेगा, ठीक है। आप लोग कर लीजिएगा डिवाइड। एसिटिक एसिड के लिए अगर हमको निकालना है तो हमारा ये सेकेंड घटक है, हमारा दूसरा है, तो अगर इसके लिए हमको निकालना है तो क्या हो जाएगा, NB ये तीनों का मोल संख्या, ठीक है। तो तीनों को जोड़ने के बाद तो यही आएगा, सब में कॉमन रहेगा, ऊपर का बस आपको अलग अलग डिफरेंट जो है, सबके मोलों की संख्या अलग अलग मिली है तो उसी को आपको डिवाइड करते जाना है। उसी तरह एथिल एल्कोहल के लिए भी कि क्या हो जाएगा, XC=NC/NA प्लस NB प्लस NC, ठीक है। तो अभी एथिल अल्कोहल का हमने मोल संख्या कितना निकाला है, 2 निकाला है, तो 2 बट्टे इन सब का जितने भी मोलों की संख्या थी तो कितना आया, 4.34, सब में कॉमन रहेगा, फिर इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.46। तो जल का मोल प्रभाव कितना आया, 0.154, ठीक है। एसिटिक एसिड का कितना आया, 0.38, और एथिल अल्कोहल का कितना आया, 0.46। ये हमको अलग अलग मोल प्रभाव मिला, ठीक है। तो इस तरह से इसको मोल प्रभाव के क्वेश्चन को सॉल्व करना है।